तुझे किसी और से प्यार था तो छुपाने की जरूरत क्या थी। तुझे किसी और से प्यार था तो छुपाने की जरूरत क्या थी। खुशी के साथ जी लेती उसी के साथ, गम उठाने की जरूरत क्या थी। तुझे किसी और से प्यार था तो छुपाने की जरूरत क्या थी। उसी के साथ जी लेती, गम उठाने की जरूरत क्या थी। और तू कहती मुझसे तो मैं खुद ही मिटा देता नामो निशां अपना। तू कहती मुझसे तो खुद ही मिटा देता नामो निशां अपना। मेरा कत्ल करके तुझे जेल जाने की जरूरत क्या थी। जरूरत क्या थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की सच्ची घटना में कानपुर की घटना बताने जा रहा हूं। वो दयाराम एक इंटर कॉलेज के टीचर की घटना है। इंटर कॉलेज में दयाराम समाज शास्त्र के अध्यापक हैं। वो उनका परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक बेटा रहा करते थे। कानपुर में ही वो उनकी अपने परिवार के साथ रहते हैं। दयाराम की शादी 2009 में एक पुष्पा नाम की लड़की से हो गई थी। दोनों की जिंदगी बहुत खुशहाल थी। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। कुछ दिनों के बाद उन्हें एक बच्चा पैदा हुआ और उसका नाम रखा गया आद्विक। आद्विक आज 10 साल का हो गया है। उनके माता पिता अपने माता पिता के साथ खुशी से रहता है। दयाराम अपने परिवार में बहुत ही खुश हैं। उनके परिवार में सारे लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं। लेकिन उनके ही परिवार में उनके ही परिवार द्वारा एक ऐसी घटना हो गई है जिसे आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। सब लोग अपने परिवार में अपने माता पिता भाई बहन मियाँ बीवी के साथ रहते हैं। लेकिन अगर किसी के घर में कोई अपना ही अपनों के साथ ऐसा धोखा कर दे तो ये कितनी ही असंवेदनशील चीज है। आप इस कहानी में देखेंगे कि कैसी घटना होती है। अपनों के द्वारा ही अपनों की हत्या की गई है। दयाराम जब कॉलेज से पढ़ाकर आते हैं, उनको एक दिन ये सूचना मिलती है किसी पड़ोसी द्वारा कि आप जब कॉलेज चले जाते हैं तो आपके घर में किसी पवन नाम के लड़के का आना जाना है। पवन उसी मोहल्ले का अगल बगल का रहने वाला है। लेकिन दयाराम के घर में वो आता जाता है। इस बात की सूचना जब दयाराम को मिलती है तो दयाराम को कुछ शक होता है और वो अपनी पत्नी से बात करते हैं कि देखो, ये जो तुम कर रही हो ये ठीक नहीं है। हम लोग अध्यापक हैं, हम किसी से लड़ झगड़ नहीं सकते। हमारा एक भला पूरा परिवार है। अब इसमें किसी तरह की दिक्कत आए तो ये ठीक नहीं होगा। तुम ऐसा करो कि पवन को घर मत बुलाया करो या किसी भी बाहरी आदमी को घर में आने जाने से मना कर दो। उनकी पत्नी इस बात को तैयार हो जाती है। वो कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं उसको मना कर दूंगी, आज के बाद वो नहीं आएगा। दयाराम इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारी पत्नी हमारी बात को मान गई है। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद फिर एक बार उनको ये भनक लगती है कि पवन अभी भी उनके घर आता जाता है। वो अपनी पत्नी से मारपीट तो नहीं करते, लड़ाई भी नहीं करते, लेकिन फिर एक बार उसे बुला करके समझाते हैं कि तुम ऐसा करोगी, अगर हमारी बात नहीं मानोगी तो हम तुमसे तलाक ले लेंगे और अपने बच्चे को लेकर के कहीं चले जाएंगे तुम। लेकिन उनकी पत्नी ने फिर माफी मांगी उनसे, अपने पति से माफी मांगी और कही कि आज के बाद जो हुआ आज के बाद नहीं होगा। दयाराम फिर
इस बात को लेकर के निश्चित हो गए कि शायद हमारी पत्नी अब समझ गई है। लेकिन ये कुछ ही दिनों की बात है कि उनके घर में जब वो कॉलेज से पढ़ाकर आ रहे थे तो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पवन उनके घर से बाहर निकल रहा है। इस बात को अपनी पत्नी से जब वो पूछे तो वो इनसे कुछ इस तरह से बात की, लगा कि इनसे कम और पवन से ज्यादा उसको मोहब्बत है। दयाराम को इस बात पे बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ये फैसला किया कि अब हम इसके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन कुछ दिन ऐसे ही अभी बीत रहा था, कुछ अभी फैसला नहीं हुआ था, कुछ दिन अभी साथ ही थे, लेकिन एक और घटना हो जाती है। उनके ही बच्चे के नाम पर एक ढाबा पवन खोल लेता है। जब ढाबा खुलता है तो दयाराम फिर अपनी पत्नी से पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, तुम ये क्या करवा रही हो। तो कहती है कि वो आपके बेटे के नाम पर जो ढाबा खुला है वो आपका बेटा का नाम नहीं, वो किसी और का नाम हो सकता है, वो ढाबा खोल दिया तो उससे आपको क्या दिक्कत है। अब दयाराम समझ चुके थे कि पत्नी हमारे हाथ से निकल चुकी है, अब इसके साथ हमारा गुजारा नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने कोर्ट में याचिका डाली कि मैं इनसे तलाक लेना चाहता हूं। तलाक की कार्रवाई चल रही थी और दयाराम अपने भाई के साथ उसकी ससुराल में जाकर के अपने बच्चे के साथ आद्विक के साथ रहने लगते हैं। आद्विक और दयाराम दोनों वहां रहते हैं, पवन और उनकी पत्नी घर रहती है। इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो उससे अलग हो चुके हैं। उनका गांव में एक दोस्त रहा करता था पनकी में, जिसका नाम था दिनेश। दिनेश भी उनके कॉलेज में ही पढ़ाया करता था और उसी समय की परिचय दोस्ती थी। वो फोन करता है पनकी से कि दयाराम भाई आते एक दिन तो थोड़ा हम लोग मुलाकात करते, भेंट पोट होता, और मेरा एक दोस्त है वकील जो आपके तलाक वाले कार्यक्रम में वो कुछ मदद कर सकता है। दयाराम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और पनकी उससे मिलने नहीं जाते हैं। दिनेश 10-15 दिन बाद फिर फोन करता है, मतलब उनको फोर्स करता है कि दयाराम एक दिन आओ हमारे यहाँ मिलने। दयाराम कई बार उसको टाल चुके हैं, लेकिन लास्ट में दयाराम पनकी मिलने के लिए दिनेश के घर आते हैं। दिनेश के घर जब पहुंचते हैं दयाराम, वो डेट था 31 जनवरी 2024। 31 जनवरी 2024 को दयाराम दिनेश के घर पहुंचते हैं। उनको कुछ पानी वानी पीने के लिए दिनेश लाकर देता है और वो पानी वानी पी रहे थे, तब तक दिनेश बाहर जाता है और दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। ये बात देखकर दयाराम कुछ आश्चर्य होते हैं और खड़े होकर के दरवाजे को ठोकते हैं, खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था, वो खुला नहीं। फिर वो खिड़की से झांकने की कुछ कोशिश करते हैं, कुछ देखने की कोशिश करते हैं, तो उनको दिखाई देता है कि उनकी पत्नी पवन और उसका दोस्त संजीव और ये दिनेश, ये चारों मिलकर कुछ आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब उनको डाउट हो जाता है दयाराम को कि लगता है ये हमारे खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं, सब हमको दरवाजे में बंद कर हमारे साथ कोई अनहोनी हो सकती है। इसलिए दयाराम अपनी मोबाइल निकालकर अपने भाई को फोन कर देते हैं और भाई को बताते हैं कि मैं पनकी में दिनेश से मिलने आया था और यहाँ हमको दरवाजे के अंदर बंद कर दिया गया है और बाहर ये चारों लोग बैठ करके कुछ साजिश कर रहे हैं। ऐसा करो कि तुम जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ पहुंच जाओ, नहीं तो हमारे साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी। उनका भाई ये बात सुनकर के वहां से निकल जाता है और वो जब तक पहुंचता तब तक दयाराम की मृत्यु हो चुकी थी। दयाराम को उसी घर में जला दिया गया था। जब उनका भाई वहां मौके वारदात पे पहुंचता है, जाकर देखता है तो दरवाजा तो बाहर से बंद था, लेकिन वो दयाराम की मृत्यु हो चुकी थी। वो तुरंत पुलिस के पास जाता है और पुलिस में सूचना देता है कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, मेरे भाई की हत्या फला फला लोगों ने कर दी। इसलिए कि दयाराम फोन पर भी बता चुके थे कि ये लोग हमारे साथ हैं यहाँ और ये साजिश कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ हो सकता है। पुलिस
वहां मौके वारदात पे पहुंचती है और जाकर के चारों तरफ देखती है। पुलिस वहां पहुंची थी, लाश के पास से सब देखभाल हो रही थी। उसी बीच में संजीव पता लगाने आता है उस मौके पर कि देखें तो दयाराम मर गया है या जिंदा है। संजीव जब वहां आता है तो पुलिस को देखकर चौंक जाता है। पुलिस संजीव को भागते हुए देखती है और तुरंत दौड़ करके उसको पकड़ लिया जाता है। संजीव को पकड़ने के बाद पुलिस उससे पूछती है कि और लोग कहां हैं। नाम जैसे तहरीर में लिखवाई गई थी दयाराम के भाई द्वारा, वो सारे लोगों का नाम लिया जाता है। संजीव बताता है, सबका पता बताता है और चारों आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस इनको अपने कस्टडी में रखी है, उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है कि दयाराम की हत्या का कारण क्या है। इसलिए कि जो दिक्कत थी, दयाराम पवन और उसकी अपनी पत्नी के बीच से तो हट चुके थे, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, इस बात की छानबीन पुलिस कर रही है। अभी तक चारों मुजरिम गिरफ्त में आ चुके हैं पुलिस के, इस पे कार्रवाई हो रही है। दयाराम का अंतिम संस्कार उनके भाई परिवार द्वारा किया जा चुका है और आगे की कार्रवाई में इन मुजरिमों को सजा मिलेगी और आगे की जो घटना पुलिस वो करेगी उसको हम आपको बताएंगे। कहानी में सत्यमेव जयते।